हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा गया है, तो हम लोग इसी को फोकस करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक बायोमोलिक्यूल है, जो लिविंग सिस्टम का मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। ये जो प्रोटीन है, ये हमारे एनिमल बॉडी के लिए भी और प्लांट बॉडी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। साथ ही ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। वाटर के बाद अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है बॉडी में, तो वो होता है प्रोटीन। बाकी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन की तुलना में कम होते हैं। यह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और शरीर की ग्रोथ, रिपेयर तथा बायोलॉजिकल फंक्शन में काम करता है। ये जो प्रोटीन होता है, ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर रिपेयर यानी जहाँ पे चोट लग जाए या कहीं पे डैमेज हो जाए तो वहाँ पे रिपेयर करने का काम करती है। साथ में कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस करती हैं, जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर का काम कर लेंगे, कुछ एंजाइमेटिक फंक्शन प्ले करेंगे। इस तरीके से बायोलॉजिकल फंक्शन में काम करते हैं। प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन जो होता है, इसको शरीर का बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। बिल्डिंग मटेरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं, ये हमारे फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे बॉडी को बनाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे हमारे आँखें बनी है, तो आँखें भी तो प्रोटीन से ही मिलकर बनी है। इस तरीके से हमारा जो बॉडी बना है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रो यानी इनिशियल बायोमोलिक्यूल्स यानी फर्स्ट होल्डिंग बायोमोलिक्यूल्स होता है। ये जो प्रोटीन होता है, ये हमारे बॉडी में इनिशियल बायोमोलिक्यूल होता है, यानी पहला स्थान रखता है बायोमोलिक्यूल्स में। वाटर के बाद सबसे आवश्यक एवं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे मैंने बताया कि वाटर के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वह प्रोटीन होता है और सबसे ज्यादा पाया भी जाता है बॉडी में। जीवों के सेल में प्रोटीन की मात्रा 10 से 15% रहती है। वाटर जहाँ पे 70 to 90% होता है, वहीं पे 10 to 15% प्रोटीन भी पाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कुछ प्रोटीन में सल्फर, आयरन एंड फास्फोरस भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जहां सल्फर, आयरन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। जैसे फॉस्फोप्रोटीन होगा तो वहां पे फॉस्फेट जुड़ा होगा, यानी फास्फोरस जुड़ा होगा, है ना। जैसे हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में आयरन भी जुड़ा होता है। प्रोटीन वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम डच के बायोकेमिस्ट जी जे मुइडर ने 1838 में किया। ये जो प्रोटीन वर्ड है, इसको सबसे पहले दिया और इसका प्रयोग किया डच के एक बायोकेमिस्ट थे, जी जे मुइडर। इन्होंने 1838 में इसका प्रयोग किया था। ये जो प्रोटीन नाम है, ये ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम। मतलब प्रोटियोस का अर्थ प्रथम होता है और प्रोटीन हमारे बॉडी में फर्स्ट होल्डिंग बायोमोलिक्यूल है, इसलिए इसको प्रोटीन नाम दिया गया है। और ये जो शब्द है, ये प्रोटियोस से लिया गया है, जो ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, यह अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। यानी प्रोटीन जो होंगे, ये अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होंगे। अल्फा एमिनो एसिड किसे कहेंगे? जिस एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो उस एमिनो एसिड को हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। और सारे के सारे ग्लाइसिन को छोड़ के सारे एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो, ये जो है डायग्राम, ये एमिनो एसिड का डायग्राम है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। तो चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। जैसे ऊपर में यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, इधर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर जुड़े हैं एमिनो ग्रुप। साथ में नीचे की ओर आर, अलग अलग कोई भी ग्रुप हो सकता है। आर मतलब यहाँ पे वेरिएबल, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। इधर ग्रुप यहाँ पे अलग अलग लग सकते हैं। जैसे आगे मैं फिर डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन से चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो इसको अल्फा कार्बन नहीं कहते। जब भी कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, अलग अलग एटम जुड़े हुए हों, तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है या कायरल कार्बन कहा जाता है। और जहां पर भी कायरल कार्बन होते हैं, उसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। तो इस तरीके से एमिनो एसिड के जो कंपाउंड होते हैं वो बने होते हैं।
एमिनो एसिड जो हैं, इनमें सिर्फ R ग्रुप चेंज होते हैं और R ग्रुप के चेंज होने से 20 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। R ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड का बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाएँगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप लोग देखिए कार्बन है, कार्बन के इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर एमिनो ग्रुप, ऊपर में हाइड्रोजन एटम और इधर नीचे की ओर भी हाइड्रोजन ही जुड़ा है। मतलब इनमें कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग-अलग ग्रुप नहीं जुड़े हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन ही एक ऐसा एमिनो एसिड है जिनमें अल्फा कार्बन नहीं पाया जाता, अल्फा एमिनो एसिड नहीं होता है। ठीक है? इसके 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन ही जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे एमिनो ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम है। एक जगह पर चेंज हो जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलानिन। उसी प्रकार ये जो R ग्रुप है, ये फिर से चेंज हो जाएगा, CH2OH हो जाता है और बाकी सारे सेम हैं। तब इसको हम लोग बोलते हैं सेरिन। इसी तरीके से ये जो R ग्रुप होता, R ग्रुप के स्थान पर अलग-अलग ग्रुप जुड़ते जाएँगे और अलग-अलग एमिनो एसिड बनते जाते हैं। इस तरीके से केवल R ग्रुप के चेंज होने पर 20 अलग-अलग तरीके के एमिनो एसिड बन जाते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि यही 20 एमिनो एसिड ही मिलकर अलग-अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है, लगभग 300 से भी ज़्यादा वैरायटी के एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें से 20 से 22 एमिनो एसिड ही प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहते हैं। मतलब जो एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहेंगे और अदर एमिनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते, उन्हें नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहते हैं। आगे देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हम किसे कहते हैं? 2 एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने पर उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा पेप्टाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। दोनों एमिनो एसिड जब पास आएँगे, तो पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप का हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब 2 H हो गए, H2 और O। तो H2O यानी वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और इनके बाहर निकलने पर यहाँ पे CO डबल बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इस नाइट्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है 2 एमिनो एसिड के बीच में, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और एमिनो एसिड आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से और एमिनो एसिड जुड़ने हो तो दूसरे एमिनो एसिड का OH और तीसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप में से H हट जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से लगातार बॉन्ड बनते जाते हैं और एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आया होगा। 2 एमिनो एसिड के जुड़ने पर जो बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर यह बताती है कि एमिनो एसिड किस प्रकार अरेंज है और फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन किस प्रकार बनाती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 4 लेवल में बांटा जा सकता है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 लेवल में इसको हम लोग बांटते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। इन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक-एक करके बड़े ही डिटेल से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं कंटेंट डालूँ, तो आप लोग उस तक रीच बना सको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर यह प्रोटीन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें एमिनो एसिड एक लीनियर चेन में अरेंज रहते हैं। एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। एमिनो एसिड का सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक्चुअल में होता क्या है, एक एमिनो एसिड है, उससे पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा दूसरा एमिनो एसिड है जुड़ा, दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा तीसरा जुड़ा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। इसमें
एक के बाद एक एमिनो एसिड लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। इस तरीके से जब एमिनो एसिड लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इनके बीच केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है और इस तरीके से जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, शुरुआती स्ट्रक्चर जो होता है, इसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, इस तरीके से अगर सीक्वेंस में एमिनो एसिड जुड़े हों तो उनको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी चेन फोल्डिंग होकर लोकल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये दो प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। दो तरीके से होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये दो तरीके से होते हैं। एक तो है अल्फा हेलिक्स, स्पाइरल या कॉइल जैसी संरचना होती है तब उसको हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। मतलब इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बने तो उसको हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं, जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबलाइज होता है। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये हेयर प्रोटीन और हमारे नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किरेटिन, यहाँ पे किरेटिन लिखा गया है तो यहाँ पे आप हेयर प्रोटीन और नाखून की प्रोटीन लिख सकते हो या पक्षियों के फीदर की प्रोटीन लिख सकते हो। इनका फीचर्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक तो होगा पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा टाइप है बीटा प्लीटेड शीट। फोल्डेड शीट जैसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग होता है। इनमें हेलिक्स नहीं बनाएंगे पर इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट के जैसे स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। पैरेलल या एंटी पैरेलल अरेंज्ड हो सकती है। ये पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे के या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होते हैं। इनको हम लोग बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिल्क फाइब्रिन प्रोटीन में बीटा शीट पाई जाती है और ये जो बीटा शीट होता है यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव बने तो बॉन्ड ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? यह पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन की कंप्लीट 3D फोल्डिंग होती है। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है यह कंप्लीट 3D फोल्डिंग होती है। जैसे एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये इस तरीके से एक 3D शेप में फोल्डिंग हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फोल्डिंग होता है। इस स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड के साइड चेन्स आर ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इस तरीके से एमिनो एसिड है तो यहाँ जो आर ग्रुप होगा वो इधर के आर ग्रुप से इंटरेक्ट करेगा और इस तरीके से आपस में फोल्डिंग होते जाएंगे और ये एक कॉम्पैक्ट तरीके से फोल्ड होते हैं। इसमें बनने वाले इंटरेक्शन क्या क्या हैं? पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक वीक इंटरेक्शन है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। दूसरा है आयनिक बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप के बीच में कुछ बॉन्ड बन जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तीसरा इंटरेक्शन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नॉन पोलर ग्रुप्स पानी से दूर रहते हैं और जितने भी नॉन पोलर ग्रुप हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बीच मजबूत बॉन्ड बनता है। जैसे आर ग्रुप है फिर सल्फर है, इधर भी आर ग्रुप है सल्फर है, तो सल्फर सल्फर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे चार तरीके के और बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, ठीक है। इतने सारे इंटरेक्शन होने पर प्रोटीन जो होता है वो 3D फोल्डिंग हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉम्पैक्ट फोल्डिंग होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है यही फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी तरीके से जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फोल्डिंग होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या देखा, प्राइमरी में लिनियर होते हैं, सेकेंडरी में या तो हेलिक्स होंगे या बीटा प्लीटेड शीट के रूप में होंगे, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से कॉम्पैक्ट फोल्डिंग होता है, 3D फोल्डिंग होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटीन का जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर पर ही निर्भर करता है, यानी टर्सरी स्ट्रक्चर ही जो प्रोटीन रखते हैं वही फंक्शन करते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट जो होते हैं इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मायोग्लोबिन।
ये जो मायोग्लोबिन है, यह ग्लोब्यूलर टर्सरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है। तो मायोग्लोबिन जो होता है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं, तो उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब प्रोटीन का 3D फोल्डिंग होता है, तब उसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर 3D फोल्डिंग हो जाए, तो उसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर कहेंगे। उसी तरीके से दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन भी 3D फोल्डिंग हुआ है, तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन भी 3D फोल्डिंग हुआ है, और अगर ये तीनों मिलकर एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करें, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है? मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में 3D फोल्ड होकर मिल जाएं, एक ग्रुप बना लें, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सारे पॉलीपेप्टाइड चेन को, मान लो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो चारों को अलग-अलग प्रोटीन ना कह के सब यूनिट कहते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। यस, यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को प्ले करते हैं। सब यूनिट आपस में वीक इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं जुड़ते, वीक इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। मतलब टोटल 4 3D स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। यानी जो टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, वैसे 4 सब यूनिट आपस में मिल करके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है। यहाँ पे आप लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे ए एक प्रोटीन है, एमिनो एसिड चेन है जो फोल्डिंग हुआ है, 3D फोल्डिंग। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो टोटल 4 एमिनो एसिड चेन 3D फोल्डिंग होकर आपस में जुड़ गए हैं, और इन चारों को हम लोग अभी एक अलग-अलग प्रोटीन नहीं कहेंगे, एक सब यूनिट कहेंगे। एक को एक सब यूनिट, दूसरे को दूसरा सब यूनिट, इस तरीके से सब यूनिट नाम देते हैं। और इन चारों को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर इनको हम लोग अलग-अलग कर दें, तो एक को हम लोग 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर कहेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप लोग इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म में प्रोटीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहीं पे हेलिकल फॉर्म बनाने लगे हैं, इस तरीके से होने लगे हैं, तो इसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी अल्फा हेलिक्स, और ये जो है, ये इस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट बना रहे हैं, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पे एक ही एमिनो एसिड चेन जो है, वो फोल्डिंग होकर 3D स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसको हम लोग कहेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल होता है। यहीं पे इसके जैसे ही 4 सब यूनिट आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब लीनियर फॉर्म हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के रूप में हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D फोल्डेड हो और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर, 3D फोल्डिंग हो और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ गए हों, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 ही हो, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये रहा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अब हम लोग प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रोटीन जो होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, उनको हम लोग सिंपल प्रोटीन कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन जो एमिनो एसिड यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, उनको हम लोग कंपाउंड प्रोटीन कहते हैं। सिंपल प्रोटीन में ग्लोब्यूलर प्रोटीन आते हैं और फाइब्रस प्रोटीन आते हैं। ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और रूबिस्को। ये जो है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और सिंपल प्रोटीन है, जो केवल एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये भी सिंपल प्रोटीन है, मतलब एमिनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। इनका एग्जाम्पल है कोलेजन। ये जो कोलेजन है, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फाइब्रस प्रोटीन है, जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इलास्टिन है और केराटिन है। इलास्टिन भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो केराटिन है, ये बालों में या पक्षियों के फीदर में या नाखूनों में प्रेजेंट होता है। ये सारे जो प्रोटीन हैं,
ग्लोब्यूलर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन, जितना भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, ये सब सिंपल प्रोटीन है जो एमिनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं, यानी केवल प्रोटीनेसियस होते हैं। दूसरा है कंपाउंड प्रोटीन, ये जो होते हैं ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं। ये कितने तरीके से होते हैं देखते हैं। एक है न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरे है क्रोमोप्रोटीन, यहाँ पे पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है। इसके अलावा है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यानी प्रोटीन के साथ लिपिड के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो लिपोप्रोटीन। और मेटेलोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन के साथ अलग-अलग मेटल आयंस जुड़े होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलोप्रोटीन। इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में पूछा गया है प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको मैंने डिटेल से बताया, इसलिए इस प्रोटीन के टाइप्स को मैंने ब्रीफ कर दिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही जब वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।